नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह द रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का ये 49th क्लास है और आज के इस क्लास में हम भारत में प्रेस के विकास को डिस्कस करने वाले हैं। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक का जो मेन पार्ट है उसको हमने कवर कर लिया है, आप ये मान करके चल सकते हैं। और आगे की जो भी चीज़ें हैं उसमें से हम सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। आप जानते हैं ये काफ़ी लेंदी बुक है और काफ़ी सारा कंटेंट इस बुक में दे रखा है और बहुत सारी चीज़ें इस बुक में ऐसी भी दे रखी हैं जो अक्सर करके आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि नेक्स्ट वीक से एम लक्ष्मीकांत वाली जो पॉलिटी की बुक है उसको भी मैं आपके लिए स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। अगर आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है, तो इसको आप स्वयं देखने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो भारत में प्रेस के विकास के ऊपर बात होगी। भारत में प्रेस को रेगुलेट करने के लिए जो अलग अलग तरह के अधिनियम लाए गए, उन अधिनियमों में क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रावधान थे, उनके बारे में बात करेंगे। एक तरफ जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय प्रेस का गला घोंटने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय राष्ट्रवादी थे वो भारतीय प्रेस के उद्धार को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर थे, बहुत ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने भारतीय प्रेस के विकास के लिए क्या क्या योगदान दिया, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये तथ्य पता ही होगा कि भारत का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है, तो द बंगाल गैजेट या इसका एक नाम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी देखा जाता है। तो ये जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। सरकार के प्रति इस समाचार पत्र के द्वारा आलोचनात्मक रुख जो है, आलोचनात्मक रवैया जो है वो अपनाया गया। इस वजह से जहां से ये प्रिंट होता था, इसका जो मुद्रणालय था, प्रिंटिंग प्रेस था, उसको 1782 में जब्त कर लिया गया था। अंग्रेजी सरकार भारतीय समाचार पत्रों के लंदन पहुंचने की संभावना से भयभीत थी, क्योंकि जो भारतीय समाचार पत्र थे उसमें लगातार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी आलोचना की जाती थी, उसकी गलत नीतियों की भर्त्सना की जाती थी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को इस बात का डर था कि ये न्यूज़पेपर्स अगर लंदन पहुंच गए तो उनकी किरकिरी हो जाएगी, उनकी आलोचना होने लगेगी। इस वजह से उन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति दमन की जो नीति थी उसको अपनाने का काम किया। तो अलग-अलग टॉपिक्स के आधार पर इस पूरे जो आपका मुख्य टॉपिक है भारत में प्रेस का विकास, इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक विनियमन, स्टार्टिंग में भारतीय प्रेस को किस तरीके से रेगुलेट किया गया, इस संबंध में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। पत्रेक्षण का मतलब होता है सेंसरशिप, ठीक है। तो सेंसरशिप जो एक्ट था 1799 का, ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया और इसके अंतर्गत क्या प्रोविजन थे। इसने समाचार पत्रों में जो समाचार पत्रों के मालिक होते थे, ठीक है, या उसको संपादित करने वाले लोग होते थे, या मुद्रक जो होता था, उसका नाम उसमें अंकित करना बिल्कुल कंपलसरी कर दिया। प्रकाशन से पूर्व सचिव जो होता था उसके पास प्री सेंसरशिप के लिए समाचार पत्रों को भेजना अनिवार्य कर दिया गया और 1818 में इस प्री सेंसरशिप को समाप्त भी कर दिया गया। यानी जो सेंसरशिप एक्ट था 1799 का, इसमें प्रमुख रूप से दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली क्या है कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये लाया गया और इसमें ये प्रोविजन किया गया कि कोई भी न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश करने से पहले उसमें क्या-क्या होना चाहिए, उस न्यूज़पेपर का मालिक कौन है, उसका संपादक कौन है, उसका मुद्रक कौन है, ठीक है? तो इसका नाम जो है उस पे लिखना जो है अनिवार्य बना दिया गया। इसके बाद में 1823 में आता है लाइसेंसिंग नियम, ठीक है? अनुज्ञप्ति नियम जिसको कहते हैं, जॉन एडम्स के द्वारा ये लाया गया। इसमें क्या प्रोविजन किया गया कि बिना लाइसेंस के प्रेस की स्थापना नहीं की जा सकती है, प्रेस का उपयोग नहीं किया जाता है। बिना लाइसेंस के प्रेस की स्थापना और उसके उपयोग पर बैन लगा दिया गया। और ये जो नियम था विशेष रूप से भारतीय स्वामित्व वाले या भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उनके लिए लाया गया। जो विदेशी न्यूज़पेपर थे उन पर ये नियम लागू नहीं होता था। ठीक है। और इस नियम के द्वारा सबसे पहले भारत के संदर्भ में जिस पत्रिका या समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया वो थी मिरात उल अखबार, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। 1835 में प्रेस अधिनियम आया जिसको आप मिटकाफ अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, मिटकाफ एक्ट के नाम से भी जानते हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी आप चार्ल्स मिटकाफ का नाम पढ़ते हैं।
ठीक है, तो मेटकाफ के द्वारा 1823 का जो लाइसेंसिंग नियम था उसको रद्द करने के उद्देश्य से ये 1835 का अधिनियम लाया गया। इसके अनुसार जो भी प्रकाशक होता था या मुद्रक होता था उसको केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना सरकार को देनी होती थी। यानी पहले वाले एक्ट में आपने देखा था, 23 वाला जो एक्ट था, उसमें तो लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया था कि जब तक आपके पास जो समाचार पत्र है या प्रिंटिंग का लाइसेंस नहीं है तब तक आप समाचार पत्रों को नहीं प्रकाशित कर सकते हैं। और इससे पहले के जो नियम चले आ रहे थे, जैसे कि कोई भी समाचार पत्र आपको निकालना है तो उसका मालिक कौन है, उसका संपादक कौन है, उसको मुद्रक, उसका जो मुद्रण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उन सभी की जो एंट्री थी उस पर करना अनिवार्य कर दी गई थी। लेकिन इस 1835 के एक्ट के द्वारा अब यहाँ पर क्या परिवर्तन किया गया कि केवल प्रकाशक या मुद्रक को प्रकाशक स्थान की सूचना सरकार को देनी होती थी कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है ये कहाँ से पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, ये कानून 1856 तक चलता रहा। इसके बाद में बीच में आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति होती है, उथल-पुथल होती है भारतीय राजनीतिक पटल पर। तो यहाँ से आप देखते हैं कि ये एक अलग लाइसेंसिंग एक्ट लाया जाता है 1857 में। इसी वजह से इसको संकटकालीन अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है? इसकी अवधि केवल 1 वर्ष रही थी और यहाँ पर थोड़ा-सा नियंत्रण और बढ़ाने का प्रयास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय प्रेस पर। तो यहाँ क्या प्रोविजंस रखे गए इसमें कि बिना लाइसेंस के प्रिंटिंग प्रेस रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार को किसी भी समय लाइसेंस देने या रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। यानी सरकार की अगर मर्जी है किसी भी अ, समाचार पत्र का लाइसेंस रद्द करना है तो रद्द कर सकती है और जिसको वो मन चाहे उसको लाइसेंस दे सकती है। तो ये जो है अधिकार सरकार को दे दिए गए। समाचार पत्रों के अलावा ये जो अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 था इसका विस्तार पुस्तकों पर, पत्रिकाओं पर जो अन्य जर्नल वगैरह प्रकाशित होते थे, उन पर भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। इसके बाद में लगभग 10 वर्ष बाद पंजीकरण अधिनियम आता है 1867 में। इसका उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों को रेगुलेट करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो 1867 का लाइसेंसिंग अधिनियम था, ये समाचार पत्रों को बैन करने के उद्देश्य से नहीं लाया गया था, ठीक है? समाचार पत्रों को रेगुलेट करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें जो अन्य प्रोविजंस थे, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मुद्रित सामग्री थी, यानी जो भी चीज़ें प्रिंट करी जा रही हैं, तो उस पर मुद्रक, प्रकाशक और स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया। और इसमें एक और प्रमुख बात ये थी कि जिस भी चीज़ का प्रकाशन किया जा रहा है, जिस भी चीज़ को पब्लिश किया जा रहा है, उसके पब्लिश होने के 1 महीने के अंदर-अंदर जो भी पुस्तक होती थी या पत्रिका होती थी, उसकी 1 कॉपी या 1 प्रति निःशुल्क रूप में सरकार को देना अनिवार्य बना दिया गया। यानी किसी भी चीज़ का पब्लिकेशन हो रहा है, किसी भी चीज़ का प्रकाशन हो रहा है, तो प्रकाशन के 1 महीने के अंदर-अंदर जो चीज़ प्रकाशित की गई है, उसकी एक कॉपी सरकार को भिजवानी पड़ती थी, ताकि सरकार ये देख सके इसमें सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई वक्तव्य तो नहीं लिखा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए राष्ट्रवादियों के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए? राष्ट्रवादियों का जो घोषणा पत्र हुआ करता था इस समय तक, उनके घोषणा पत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा सर्व प्रमुख रूप से उठाया जाता रहा। 1824 में राजा राममोहन राय के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध की तीव्र आलोचना भी की गई। इस काल में विभिन्न प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक भारतीय समाचार पत्रों का प्रकाशन स्टार्ट हुआ, जिसने कहीं न कहीं भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया, पॉलिटिकल रूप से उनको अवेयर करने का प्रयास किया और कहीं न कहीं जो राष्ट्रवादी भावना थी, उसके विकास को बढ़ाने का काम भी इन समाचार पत्रों के द्वारा किया गया। तो इसमें से जो कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे, उनके नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं और ये समाचार पत्र किस-किस के संरक्षण में प्रकाशित किए गए, उनके नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो जैसे हिंदू और स्वदेश मित्र की बात करते हैं, तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में प्रकाशित किया जाता था। द बंगाली, एस.एन. बनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू। इंडियन मिरर की बात करें तो एस.एन. सेन, केसरी ये मराठी लैंग्वेज में निकाला जाता था और मराठा जो था ये अंग्रेजी लैंग्वेज में निकाला जाता था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सुधारक जो था ये गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा और हिंदुस्तान और एडवोकेट ये दोनों जीपी वर्मा के संरक्षण में प्रकाशित किए गए। इसके अलावा कुछ अन्य समाचार पत्र भी थे, जैसे पंजाब में देखें हम तो पंजाब में ट्रिब्यून और अखबार ए आम ये दोनों निकाले जाते थे। बम्बई में
गुजराती हो गया, इंदु प्रकाश हो गया, ध्यान प्रकाश हो गया, काल नाम से जो है समाचार पत्र निकाले जाते थे। बंगाल में हम देखेंगे तो सोम प्रकाश हो गया, बंग निवासी, साधारणी, ये बंगाल के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन समाचार पत्रों का जो उद्देश्य था वो क्या था? धन कमाना नहीं था। इन समाचार पत्रों का जो मेन मोटिव था, वो पैसा कमाना ना होकर के राष्ट्रीय एवं नागरिक सेवा की भावना का विकास करना था। इन समाचार पत्रों ने भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का काम किया। जैसे आज के समय में तो सोशल मीडिया है, उस टाइम पर कम्युनिकेशन का एक प्रमुख साधन इन्हीं समाचार पत्रों को माना जाता था। आज आप किसी भी संदेश को फेसबुक पर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट कर सकते हैं, तो उस टाइम पर इस तरह की कोई चीजें थी नहीं, ये आपको पता है। तो यही एक अकेला मीडियम था, यही एक अकेला माध्यम था, जो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समाचार पत्रों ने एक तरह से सरकार के सामने एक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। सरकार ने भी प्रेस के दमन के लिए विभिन्न कानूनों का सहारा लिया। इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, हालांकि इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। तो आईपीसी की धारा 124 ए के द्वारा सरकार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 3 वर्ष के लिए कारावास में डाल सकती थी या देश से निर्वासित कर सकती थी। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल था, उसमें समाचार पत्र उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं अकाल पीड़ितों के प्रति उसके अमानवीय रवैये के कारण सरकार के कड़े आलोचक बन गए। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के बारे में बात करें, और जो अकाल पड़ा था 1876-77 के आसपास, उसमें भी अ, भारतीय लोगों की जो दुर्दशा हुई थी उसके प्रति लॉर्ड लिटिन ने किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। तो कहीं न कहीं समाचार पत्रों के द्वारा इस संबंध में काफ़ी आलोचनात्मक जो लेख थे वो लिखे गए। तो इस वजह से 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, क्योंकि सरकार की जो आलोचना थी वो इन समाचार पत्रों में लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उसको कहीं न कहीं दबाने के लिए 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, या जिसको आप एक पॉपुलर नेम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड लिटिन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में सरकार के प्रति बहुत ज्यादा असंतोष की भावना भर गई थी। लेकिन लिटन इस बात को स्वीकार नहीं करता था। लिटन का यह मानना था कि भारतीयों में जो असंतोष की भावना है सरकार के प्रति, उसका कारण है मैकाले और मेटकाफ की गलत नीतियां। अंततः 1878 में लिटन के द्वारा भारतीय भाषी समाचार पत्रों पर कंट्रोल करने के लिए ये जो एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसको लाया गया। इस अधिनियम के मेन प्रोविजंस क्या थे, उनको यहाँ से देख लेते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो भी जिला दंड नायक है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशक को अपने पास बुला करके उससे एक बॉन्ड पर सिग्नेचर करा सकता है। और वो बॉन्ड किससे रिलेटेड होता था कि आप जो भी चीज का पब्लिकेशन कर रहे हैं, या कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हैं, उसमें आप ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई गलत चीज नहीं छापेंगे। जिला दंडनायक का जो भी डिसीजन होता था वो अंतिम माना जाएगा, और उसके विरुद्ध किसी भी तरह की कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी, इसकी कोई भी परमिशन नहीं दी जा सकेगी। ये भी इसमें प्रावधान था। कार्यवाही से अगर कोई बचना चाहता है तो समाचार पत्र की एक जो प्रमाणित प्रति है वो सरकार के लिए देनी होगी। इसके तहत भारत मेहर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश, अन्य समाचार पत्र थे, इनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। कार्यवाही से बचने के लिए ये देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, इसके संबंध में यहाँ से ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए एक पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। क्योंकि ये जो एक्ट था विशेष रूप से भारतीय भाषी समाचार पत्र या पत्रिकाओं के दमन के लिए लाया गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो पहले हिंदी में प्रकाशित होती थी, ये जो है इसने अपना जो मोड था वो चेंज करके अंग्रेजी कर लिया था, ताकि इस पर बैन न लगाया जा सके, ठीक है। सितंबर 1878 में इससे जो प्री सेंसरशिप की धारा थी, यानी पहले जो प्री सेंसरशिप, जैसे कि हमने पहले बात करी है प्री सेंसरशिप के बारे में, तो प्री सेंसरशिप की जो धारा थी उसको हटा दिया गया था, उसके स्थान पर प्रेस आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। 1833 में क्या होता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये जेल की सजा पाने वाले पहले पत्रकार बने, और इन्होंने द बंगाली पत्र में कलकत्ता के न्यायाधीश की निंदा की, जिस वजह से इनको जेल की सजा सुनाई गई। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए तिलक के जो राष्ट्रवादी प्रयास थे, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तिलक से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे कि 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। मराठा और केसरी पत्र इनके द्वारा निकाले गए। 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में महाराष्ट्र में इन्होंने लोगों के साथ मिलकर के बहिष्कार अभियान चलाया। 1896-97 में महाराष्ट्र में इन्होंने कर न अदायगी अभियान भी चलाया। समाज के मध्य वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। तो कहीं न कहीं तिलक जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़रों में खटक रहे थे, तो सरकार ने तिलक को अपराधी घोषित करने का निश्चय किया और वो कोई न कोई मौका तलाशने लगे, जिसके बेसिस पे तिलक को गिरफ्तार किया जाए। तो क्या होता है कि केसरी जो पत्र था बाल गंगाधर तिलक का, इसमें इन्होंने शिवाजी की महिमा का गुणगान किया और एक वक्तव्य इन्होंने एक जगह पर दिया जिसमें इन्होंने, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, शिवाजी ने अफजल खान की हत्या करी थी। तो शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या को सही ठहराया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक भाषण में, अपने एक वक्तव्य में। तो अंग्रेजों ने कहीं न कहीं इसी को आधार बनाते हुए ये चीज़ प्रसारित या प्रचारित करने का काम किया कि तिलक के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, जिसमें शिवाजी के द्वारा अफ़ज़ल खान की हत्या को सही ठहराया गया है, तो उन्होंने इस तरीके से इसको प्रचारित किया कि तिलक का जो वक्तव्य है, ये भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के रूप में एक तरीके से उपमा के तौर पर इस वक्तव्य को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। ठीक है? तो भारतीयों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के रूप में चित्रण का आरोप लगाते हुए तिलक को 18 माह के कारावास की सजा दे दी गई। 1898 में आईपीसी की धारा 124 ए को पुनर्स्थापित किया गया और इसमें, या इसको और थोड़ा सा कड़ा बनाने के लिए, इसमें एक नई धारा 153 ए भी जोड़ी गई। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम आता है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो जिला दंड नायक होते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उसको समाचार पत्र की संपत्ति, मुद्रणालय यानी जो प्रिंटिंग प्रेस होता था, वो उन सभी को जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी अगर सरकार को लगता है, जिला दंड नायक को लगता है कि किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के द्वारा ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती है या उसके विरुद्ध कोई भी आवाज उठाई जाती है, तो वो क्या कर सकते थे, उसको ये अधिकार दे दिया गया कि समाचार पत्र की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको कब्जा कर सकते थे और उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसको भी जब्त किया जा सकता था। ठीक है? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, इसमें क्या था, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो स्थानीय सरकारें थी, लोकल गवर्नमेंट थी, वो समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकरण जमानत यानी रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती थी। तो ये जो पंजीकरण जमानत थी, ये कितना निर्धारित की गई कि न्यूनतम 500 रुपए और मैक्सिमम 2000 रुपए की जो रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी थी, ये निर्धारित की गई। अब इसमें एक प्रोविजन था कि ये तो पहले से ही चला आ रहा था कि सरकार जब चाहे किसी भी समाचार पत्र के लाइसेंस को रद्द कर सकती है, पंजीकरण को रद्द कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है कि किसी भी न्यूज़पेपर के द्वारा जो पंजीकरण है वो कराया गया और किसी कारण अब उसका लाइसेंस है या उसका जो पंजीकरण है वो रद्द कर दिया गया, तो उसको दोबारा से री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पुनः पंजीकरण कराने के लिए ये राशि जो है बढ़ा करके तय की गई। यानी मिनिमम 1000 रुपीज और मैक्सिमम 10,000 रुपीज दोबारा से री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये राशि इस तरीके से तय की गई। अ, कालांतर में बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह का आरोप लगा करके 6 वर्ष के लिए मांडले जेल रंगून भेज दिया गया और इसके विरोध में काफी प्रदर्शन किए गए। रूस के साम्यवादी नेता लेनिन ने मजदूरों की हड़ताल, जो कि बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की गई थी, चाहे बम्बई कपड़ा मिल हड़ताल की बात करें या रेलवे कारखाना हड़ताल की बात करें, तो मजदूरों की जो हड़ताल थी उसका स्वागत करते हुए लेनिन ने कहा कि ये हड़ताल भारत के श्रमिक वर्ग की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का एक शुभ संकेत है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके दौरान और उसके बाद में प्रेस का रेगुलेशन किस तरीके से किया गया, इसको देखते हैं। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति ने सरकार से 1908 और 1910 के अधिनियमों को रद्द करने की सिफारिश की। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां इसको प्रदान कर दी गईं और 1932 में इस एक्ट का विस्तार करते हुए इसे एक क्रिमिनल अमेंडमेंट बनाने का काम किया गया। स्वतंत्रता के बाद में प्रेस का विनियमन किस तरीके से हुआ, क्या क्या समिति बनी या क्या क्या अधिनियम लाए गए, उनको एक बार और देख लेते हैं। समाचार पत्र जांच समिति 1947 की सिफारिशें क्या थीं? इसके द्वारा ये सिफारिश की गई कि 1931 का जो अधिनियम था भारतीय प्रेस से रिलेटेड, इसको रद्द किया जाए और धारा
124A और 153A इनमें परिवर्तन किया जाए। समाचार पत्र पुस्तकों के पंजीकरण इससे जुड़ा हुआ जो एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 के बारे में बात करते हैं। ये जो है अधिनियम था 1951 में लाया गया, 1956 तक ये जो है काम करता रहा। इससे अनुच्छेद 19(2) में संशोधन के साथ में पारित किया गया। समाचार पत्रों के पीड़ित प्रकाशकों को जूरी के द्वारा न्याय यानी ट्रायल बाई जूरी जूरी के द्वारा न्याय मांगने का अधिकार भी समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 के द्वारा दिया गया। और इसके बाद में एक आयोग गठित होता है 1954 में न्यायमूर्ति राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में। इसके द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों और पत्रकारों के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के कार्यों की व्यापक जांच कराए जाने की मांग की गई और इसको इसी संबंध में गठित किया गया था 1954 में। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।